ये चित्र भारत के उन सभी लोगों की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है जो आज 40-50 साल से अधिक आयु के हैं। 19 सितंबर वर्ष 1990 का दिन था जब दिल्ली के देशबंधु कॉलेज कैंपस में बीकॉम के छात्र राजीव गोस्वामी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के विरोध में आत्मदाह का प्रयास किया था। वीपी सिंह सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी को 27% आरक्षण की घोषणा की थी, जिसके बाद पूरा देश सुलग उठा। कई छात्रों ने आत्मदाह किए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। आज उस आंदोलन की बहुत बात नहीं होती, लेकिन उसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भारतीय समाज में जात पात की जो भावना धीरे धीरे ही सही मिट रही थी, उसे नया जीवन दान मिल गया। जातियों के नाम पर ऐसी कटुता पैदा हुई जो आज तक बनी हुई है। बाद में पता चला था कि जिस राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह किया था, उनका गोसाई समुदाय भी ओबीसी लिस्ट में था। अन्य पिछड़ा वर्ग जातीय आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर है। ब्राह्मणों और अन्य कथित सामान्य वर्गों की कुछ उपजातियां भी इसमें सम्मिलित हैं। आज भी अधिकांश लोगों को भ्रम है कि ओबीसी कोई जातीय समूह है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। ये अदर बैकवर्ड क्लास है, ना कि कास्ट। राजीव गोस्वामी ने बाद में एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आत्मदाह का मेरा निर्णय भावनाओं में बहकर की गई एक मूर्खता थी। वर्ष 2004 में राजीव गोस्वामी का निधन हो गया। वर्ष 2006 में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया। तब यूथ फॉर इक्वालिटी के नाम से एक देशव्यापी आंदोलन चला था। दिल्ली का एम्स उस आंदोलन का केंद्र बना था। मेडिकल छात्र छात्राओं ने अपने सुरक्षित भविष्य की चिंता छोड़कर सड़कों पर पुलिस के डंडे खाए थे। यूथ फॉर इक्वालिटी ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी ढेरों कानूनी लड़ाइयां लड़ी। उनके ही प्रयासों से क्रीमी लेयर का आदेश लागू हुआ, जिसके कारण आज ओबीसी जातियों के वास्तविक गरीब आरक्षण का लाभ उठा पा रहे हैं। अन्यथा ताकतवर ओबीसी जातियों के नेताओं ने आरक्षण की नीति तैयार ही इसी तरह से की थी कि केवल उन्हीं की बिरादरी को लाभ मिले। जिन पिछड़ी जातियों की संख्या कम थी, उनके लिए आरक्षण दूर के ढोल से अधिक कुछ नहीं था। वोट बैंक के लालच में अंधी सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध अधिकांश मुकदमे यूथ फॉर इक्वालिटी ही लड़ रही है। हालांकि उसी यूथ फॉर इक्वालिटी के मंच से अरविंद केजरीवाल जैसे दोमुहे प्राणी का भी जन्म हुआ। 1990 में वीपी सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो या 2006 में मनमोहन सोनिया के समय हुए विरोध प्रदर्शन, वर्तमान में यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर भड़का गुस्सा उन आंदोलनों की तुलना में कुछ भी नहीं। तब लोग न केवल सड़कों पर उतरे थे, बल्कि हिंदुओं के प्रति शत्रुता रखने वाली सेकुलर सरकारों के दमन का भी सामना किया था। दोनों आंदोलनों में सबसे बड़ा अंतर यह था कि एक को भावनाओं के आधार पर भड़काया गया था, जबकि दूसरे आंदोलन के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में जो कुछ हो रहा है, उसमें बहुत कुछ झोल है। सरकार के रवैये के प्रति सामान्य वर्ग के हर व्यक्ति के मन में चिंता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम वैसे ही ठगे जाएं जैसे 1990 में ठगे गए थे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए पगलाए यूट्यूबरों के दम पर क्रांति नहीं होती। किसी आंदोलन के पीछे नीयत और नेता ठीक ना हो तो बाद में अधिक बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। इस बात की आशंका बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अभी जो कुछ चल रहा है उसे समझने के लिए आपको स्टेट कैप्चर के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहिए। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे भयानक रूप है।
जिसमें कुछ व्यक्ति, कंपनियां या समूह सरकार की निर्णय प्रक्रिया को अपने हित में प्रयोग करने लगते हैं। ये सामान्य रिश्वतखोरी या कमीशनखोरी से अलग है। स्टेट कैप्चर लोकतंत्र को खोखला करता है, असमानता को बढ़ाता है। स्टेट कैप्चर सरकारों ही नहीं, जन आंदोलनों के साथ भी होता है। किसी भी आंदोलन को कुछ समय बाद एक अदृश्य बाहरी शक्ति हाईजैक कर लेती है। अन्ना आंदोलन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। कांग्रेस के जमाने में हुए कोयला, 2G और नेशनल हेराल्ड जैसे घोटाले भी स्टेट कैप्चर का ही उदाहरण थे। जब कुछ व्यक्तियों और कंपनियों ने सरकार की पूरी मशीनरी का प्रयोग अपना खजाना भरने के लिए किया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर इस्लामिस्टों और 70 के दशक में कम्युनिस्टों का कब्जा भी स्टेट कैप्चर का उदाहरण है। स्टेट कैप्चर के मामले में हिंदू अत्यंत सरल और कच्चे होते हैं। कम्युनिस्ट, ग्लोबलिस्ट और मजहबी शक्तियां इस खेल की एक्सपर्ट होती हैं। वे सत्ता से बाहर होकर भी शासन और प्रशासन की नीतियों को प्रभावित कर लेते हैं, जबकि हिंदुओं के वोट से बनी सरकार 3 कार्यकाल के बाद भी कोई सुधार बहुत डरते डरते करती है। उसे सबका साथ, सबका विश्वास और तृप्तिकरण जैसे लुभावने नारे गढ़ने पड़ते हैं। हालांकि स्थिति इतनी निराशाजनक भी नहीं है। भारत को बांटने का षड्यंत्र रच रही ताकतों की सबसे बड़ी विफलता यही है कि जातिवादी पार्टियां चुनावी राजनीति में लगातार पिछड़ रही हैं। तथा कथित सवर्ण, ओबीसी और SC/ST में से कोई भी आपस में लड़ने को तैयार नहीं है। सारी तलवारें केवल टीवी स्टूडियो, सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर भांजी जा रही हैं, वो भी कुछ भाड़े के एक्टिविस्टों द्वारा। नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध आवश्यक है। इसलिए नहीं कि उसने अनारक्षित जातियों को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेना शुरू कर दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हिंदू एकता की अपनी स्थापित नीति से भटकती दिख रही है। इसलिए भी क्योंकि सत्ता ने उसके कुछ मंत्रियों की खाल ज्यादा ही मोटी कर दी है। लेकिन ये सब करते हुए हमें स्टेट कैप्चर के खतरे को भी ध्यान रखना होगा। अपने ही समर्थकों के विरोध में सरकारी नीतियां बनना और अपने शत्रु का प्रमाण पत्र पाने का पागलपन संयोग मात्र नहीं, किंतु उसका ये अर्थ भी नहीं कि एक समाज के रूप में हम भावनाओं में बह जाएं और शत्रु के बिछाए जाल में फंस जाएं। याद रखें, हम आखिरी पीढ़ी हैं जिसके पास ये सब सोचने समझने का अवसर है। यदि हम भ्रमित हो गए तो शत्रु को सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।